आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक गंभीर मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आज कर रहे हैं। यूं तो विषय कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा हुआ है, मगर इसके पीछे की जो मंशा है, मुख्यतः कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है और पूरे भारतवर्ष में एक डिवीजन क्रिएट कर रही है, इसको लेकर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सभी जानते हैं, कर्नाटक के असेंबली में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP यह जो बिल था, इसमें अमेंडमेंट के साथ, इस एक्ट में अमेंडमेंट के साथ आज बिल पारित हुआ है। इसका लब्बो-लुबाब, इसका अर्थ यह है कि आज से कर्नाटक में जो सरकारी ठेके हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का, 4% का 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए संरक्षित रखा गया है। मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा। यह जो KTPP एक्ट है, इसके संशोधन के पश्चात दो बातें अब सामने आती है। पहला विषय है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स है, राज्य भर में सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स 2 करोड़ तक के सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 4% मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, उसके लिए 1 करोड़ तक के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुसलमान आरक्षण लागू होगा। मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि यह जो आरक्षण है, ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B OBC आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग होता है, OBC होता है, उस OBC कैटेगरी 2B में से 4% दिया गया है। इसका अर्थ है कि OBC बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो OBC को मिलना चाहिए, उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। दिस इज एन इंफ्रिंजमेंट इनटू द राइट्स ऑफ द OBCs ऑफ द कंट्री। देश के जो पिछड़े वर्ग के हमारे बंधु हैं, OBC वर्ग है, उनके अधिकारों में सेंधमारी हुई है। तो कहीं ना कहीं देश में ST, SC और OBC वर्ग के तमाम लोगों को इसमें एकजुट होकर कर्नाटक सरकार के और राहुल गांधी के इस फैसले के खिलाफ एकजुटता दिखानी चाहिए। अगस्त 24, 2024, 24 अगस्त 2024 को 12 ऐसे कांग्रेस के मुस्लिम विधायक थे कर्नाटक के, जिन्होंने पहली बार इस विषय को लेकर एक पिटीशन तैयार किया था कि मुसलमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटक में रिजर्वेशन होना चाहिए। और इन 12 मुस्लिम विधायकों के कहने पर आज सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी से कंसल्ट करने के पश्चात और राहुल गांधी की हामी के पश्चात इसे अमली जामा पहनाया है। On the advice and aid of Rahul Gandhi, Siddaramaiah ji, the Chief Minister of Karnataka, has eaten into the reservation which was due for the OBCs and has diverted it to the Muslims. This is not only unconstitutional, but this is also misadventurous. ये केवल गैर संवैधानिक नहीं है। इस विषय को कोर्ट में सिद्ध कर पाना और लीगल फ्रेमवर्क में स्टैंड करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय रहेगा। कहीं ना कहीं यह बात आज मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि यह जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। दिस इज हाइट ऑफ अपीजमेंट। हमने तुष्टीकरण सदैव देखा है कि कांग्रेस पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल है, इनकी राजनीति परिवारवाद, तुष्टीकरण के आधार पर और जातिवाद के आधार पर चलती है। मगर जो कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार ने किया है, वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा
कि राहुल इज अनफिट फॉर अ साउंड पॉलिटिकल डिसीजन। राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज राहुल गांधी, द सायन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स, द कांग्रेस पार्टी is unfit politically and knows very well that he would not be able to deliver politically. That is the reason as to why he is using the crutches of appeasement to further his ambition in politics. मित्रों, आज 4% से शुरू हुआ है, कल 100% तक जा सकता है। ऐसे ही 1947 और उससे पहले नेहरू जी के महत्वाकांक्षा के कारण जो बात केवल एक चिंगारी के रूप में आरंभ हुई थी, वो देश के विभाजन में समाप्त हुआ। केवल और केवल नेहरू जी की महत्वाकांक्षा की आई शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मुझे राष्ट्राध्यक्ष बनना है, उसके लिए भारत मां के टुकड़े किए गए, बांटे गए। और आज राहुल गांधी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो आज 4% से शुरू हुआ है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल 100% करने की मनसा इन लोगों के अंदर है। यह एक तरह से जिहाद की राजनीति है। आप देखिए, पहले लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड को जमीन देकर जिस प्रकार से गांव के गांव हड़पे गए हैं, यह जमीन की जिहाद है, लैंड जिहाद। ठीक उसी प्रकार आप सबने देखा होगा और देखकर शायद कान पे हाथ भी डाल दिया होगा, एंटी नेशनल जिहाद हुआ था कर्नाटक की असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक की असेंबली में लगे थे कांग्रेस द्वारा। और उसी प्रकार इकोनॉमिक जिहाद हुआ है जब वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है, यह आर्थिक जिहाद है। और आज हम जो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है, जिसमें 4% कॉन्ट्रैक्ट अब मुसलमान कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाएगा। और इतिहास गवाह है, सितंबर 2024 में कर्नाटक सरकार आंगनवाड़ी टीचर्स जो होते हैं उनके लिए 2 जिलों में कर्नाटक में उर्दू कंपलसरी होगा, उर्दू में पढ़ाना होगा, इस प्रकार का भी एक नियम निकाला था। और ठीक उसी प्रकार पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक रेडिकल बॉडी है पीएफआई, उनके बीच किस प्रकार का गठबंधन था और सरकार में आने के पश्चात किस प्रकार पिछली बार सिद्धरामैया सरकार ने पीएफआई के उन लोगों को कोर्ट के चंगुल से छुड़वाया था जिन लोगों ने सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा था और कम्युनल टेंशन्स किए थे, पीएफआई को बचाने का काम। और इस बार का जो बजट भी आया था, बिल्कुल सही कहा है हमारे नेताओं ने, इट लुक्स मोर लाइक अ मुस्लिम बजट देन एन इंडियन और अ स्टेट स्पेसिफिक बजट, जिसमें इमामों को 6,000 रुपया मासिक भत्ता, लोक निर्माण ठेके, अभी जो मैंने कहा आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का आरक्षण, मुस्लिमों को विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता। अरे आप सबको दीजिए, केवल मुसलमानों को 50,000 रुपए की सहायता, ऐसा क्यों? वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए ये दिए गए हैं अब बजट में। उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए, मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए, मुस्लिम बहुल इलाकों में आईटीआई कॉलेज। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये मुस्लिम बहुल इलाके क्या होते हैं। इंडिया तो इंडिया होता है, इसमें मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल ये क्या इलाका होता है? सभी इलाके हमारे हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% फीस में छूट, क्यों? हिंदू स्टूडेंट के लिए छूट क्यों नहीं? दूसरे स्टूडेंट्स के लिए छूट क्यों नहीं? उलाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल पीयू कॉलेज, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार, मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग और सर्वोपरि 1,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं टू डेवलप मुस्लिम कॉलोनीज। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मुस्लिम कॉलोनीज। ये हिंदू कॉलोनी और मुस्लिम कॉलोनी क्या होती है? 1,000 करोड़ रुपए मुस्लिम कॉलोनीज के लिए। राहुल जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं
और एक अलग अंदाज से आज कहना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं आप सुन रहे होंगे। कांग्रेस ए आलमगीर राहुल जेब, कांग्रेस ए आलमगीर राहुल जेब, जहां पनाह की ख्वाहिश वाले शहजादे, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टिकरण। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर, कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिमे इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। दिन रात मुस्लिमे इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। लेकिन दिल के ये अरमा 4% नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। लेकिन दिल के ये अरमा 4% आंसुओं में नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। मुस्लिमे इश्क का ये मंजर, मुस्लिमे इश्क का ये मंजर इनके इंडी अलायंस वाले, पीएफआई वाले, इनके इंडी अलायंस वाले इन्हीं से छीन ले जाएंगे। शहजादे के ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, वे जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। आलमगीर राहुल जेब जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल बाबा आपसे ना हो पाएगा। अगर आपसे ना हो पाएगा और आप अनफिट हैं तो कम से कम देश को बांटने की ये जो साजिश आप कर रहे हैं, रिजर्वेशन के मसले को धर्म के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ा करके इस प्रकार की राजनीति से देश को बांटने का काम बंद करें। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो? स्वाभाविक रूप से जो 4% कॉन्ट्रैक्ट है उसमें धर्म का क्लॉज है। मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया जाएगा। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। और जब पिछले कारनामे देखे जाएं कांग्रेस पार्टी का, जिसमें इन्होंने रेडिकल एलिमेंट्स, जो पीएफआई के रेडिकल एलिमेंट्स है, उनके साथ पॉलिटिकल गठबंधन किया है, डिक्लेयर करके किया है। एसडीपीआई जो उनकी पॉलिटिकल फ्रंट है उसके साथ उनकी गठबंधन हुई है और उनके लोगों को बचाने की कोशिश की गई, जेलों से रिहाई कराया गया है। तो स्वाभाविक है उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आगे बढ़ाने की साजिश राहुल गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर उनके प्रॉक्सी नेता कर्नाटक में अवश्य रच रहे होंगे। देखिए, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि वो इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, मगर हमें ऐतराज इस बात से है और दुख हमें इस बात से है कि जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सदन में खड़े होकर, भारत के पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने अपना मंतव्य रखा, अपना वक्तव्य रखा महाकुंभ को लेकर, क्योंकि महाकुंभ की आयोजना कोई छोटी आयोजना नहीं थी। ये भारत के इतिहास में इस प्रकार का आयोजन बहुत कम होता है जिसको पूरा विश्व गौरव के साथ अनुभव करता है, देखता है। उस आध्यात्मिक चेतना के विषय में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो राहुल गांधी बाहर आकर उस पर टिप्पणी करते हैं, छोटी टिप्पणियां करते हैं, और जिस प्रकार का बयान उनके पार्टी के अध्यक्ष देते हैं और कहते हैं कि महाकुंभ में नहाने से क्या हो जाएगा। राहुल गांधी तो खुद नहीं गए, उनके परिवार के कोई सदस्य भी नहीं गए, मगर दुखद है, जाना ना जाना उनके व्यक्तिगत विषय हैं, मगर देश के धरोहर को खराब कहना, उस पर टिप्पणी करना अनुचित है। और वैसे भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जब भी देश में कुछ अच्छा होता है, G20 होती है तो उसकी आलोचना करते हैं, जब भारत क्रिकेट जीत जाता है तो उसके कप्तान के खिलाफ कहते हैं, जब भारत का अंतरिक्षयान चंद्रयान जब साउथ पोल जाके लैंड करता है चंद्र में
तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते हैं। जब भी भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ती है उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। भारत में कुछ अच्छा होता है तो सोरोस बाबा उनको याद दिला देते हैं क्या कहना है और राहुल बाबू प्रॉम्प्टली उसको एक्शन पे लाते हैं। मैं अभी देख रहा था कि हमारे जो नेता सदन में आज कर्नाटक में थे उन्होंने इस विषय का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ये लीगली वैलिड नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वैलिड नहीं है उस पर हमारी पार्टी, जो हमारे कर्नाटक के नेता हैं, उस पर रणनीति अवश्य बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। No, it categorically mentions Muslims. Let them come out with what they say. Let us read the bill. The bill categorically mentions the category 2B of the OBC. 4% of it is reserved for the Muslim contractors. And remember, 12 Muslim MLAs of the Congress party had given a petition to the same effect. So it is 4% Muslim reservation. देखिए वो बिल लेके आने दीजिए, उसके बाद पहले हमारी स्टेट कर्नाटक से हमारे लीडर्स उस पर रिएक्ट करेंगे। जैसे आज के विषय पर भी पहले हमारे वहां के लीडर्स ने रिएक्शन दिया है और उनके रिएक्शन के पश्चात हम उस पर बताएंगे। देखिए उस पर तो हम टिप्पणी उसके पास होने के पश्चात ही करेंगे। अभी इंतजार करेंगे बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस। लेट द हाउस फर्स्ट टेक अ कॉल ऑन इट। हाउस में पहले उस पर डिबेट होने दीजिए। जैसे कि आज इस विषय पर डिबेट हुआ, सब कुछ होने के बाद बिल पास हुआ है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे, जो विधायक थे, उन्होंने उसे अपोज किया है सदन पे। उसके बाद हम इस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार पहले चर्चा हाउस में हो जाने दीजिए, उसके पश्चात हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विषय को आगे रखेंगे। देखिए मुझे लगता है किसी के स्वास्थ्य को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कहना, मैं यहां पर मेडिकली किसी के चेकअप करके नहीं बैठा हूं और केवल ये कहना उचित नहीं होगा। तो स्वास्थ्य के रूप से कौन फिट है कौन अनफिट है ये मेरा विषय नहीं है, किसी भी पॉलिटिशियन का नहीं होना चाहिए। ईश्वर स्वास्थ्य के रूप से सभी हमारे साथियों को भी और जो हमारे राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी है सभी को फिट रखे, मगर पॉलिटिकली फिट और पॉलिटिकली अनफिट कौन है उस पर टिप्पणी हम जरूर कर सकते हैं। और सबसे अनफिट पॉलिटिशियन भारतवर्ष में कोई है तो आज तो पूरा विश्व जानता है। अभी भी 90 चुनाव हारने के बाद वो अपने आप को फिट कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे देखिए उस पर सीजेआई ने भी अपनी टिप्पणी दी है। टिप्पणी मतलब उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं जो हम अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं। मुझे लगता है ऑन द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट द पार्टी शुड नॉट कमेंट। थैंक यू सो मच।